Hello student, today I am going to explain you the remaining part of metals and non-metals. Why do metals and non-metals react? Metal और non-metal react क्यों करते हैं? First one, chemical bond. The force which hold a number of atoms together within the compound or the molecule is called chemical bond. किसी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसके कारण वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन डू नॉट कंबाइन विद द अदर एलिमेंट और विथ ईच अदर। जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होती है, जैसे HE, NE, AR, KR, ZN और RN, ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और स्वयं एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इन अदर वर्ड्स दे आर केमिकली इनर्ट्स। दूसरे शब्दों में कहें तो ये केमिकल इनएक्टिव होते हैं। इसी कारण इन मेटल्स को नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहा जाता है और ये हमेशा मोनोएटॉमिक गैसेस होती है। मोनोएटॉमिक गैसेस होती है मतलब ये हमेशा इनके अंदर केवल एक सिंगल एटम्स होता है, क्योंकि जो नोबल गैसेस होती है इनका जो ऑक्टेट होता है, मतलब इनका जो आउटर शेल होता है वो फुलफिल होता है। जो इनका आउटर शेल होता है या तो उसमें डुप्लेट होता है या ऑक्टेट होता है। या तो इनके आउटर शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको डुप्लेट कहते हैं और जब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको ऑक्टेट कहते हैं। तो जब इनका ऑक्टेट फुलफिल्ड होता है तो इनको किसी इलेक्ट्रॉन की ना तो लेने की ज़रूरत है ना देने की ज़रूरत है, ये ऐसे ही इनर्ट पड़े रहते हैं। इसी कारण इन गैसेस को नोबल गैसेस या इनर्ट गैस कहा जाता है। यू कैन सी इन टेबल, जैसे फर्स्ट वन हीलियम, इसका सिंबल He और एटॉमिक नंबर कितना है इसका 2। अब एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, मतलब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, मतलब इसके अंदर क्या कंप्लीटेड डुप्लेट। तो जब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हैं, तो ना तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ना देने की ज़रूरत है। इसी तरह नियॉन को देखेंगे, सिंबल क्या होगा Ne, एटॉमिक नंबर कितना है 10। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2 एंड 8। इसका जो इनर मोस्ट शेल होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और जो आउटर शेल होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 8, मतलब इसका क्या कंप्लीट है ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्टेट कंप्लीट है ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा क्योंकि सेटिस्फाई है। उसी तरह ऑर्गन में देखेंगे तो 2 8 8, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8 है, तो 8 है मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही देगा। उसी तरह से क्रिप्टॉन में देखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, जिनॉन में भी आउटर मोस्ट में 8 और रेडॉन में भी कितने 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है जिसको वैलेंसी शेल है कहते हैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेते ना देते। उसी तरह आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना देंगे। इसी कारण इन गैसेस को नोबल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। हाउ डू एटम्स कंबाइन, एक एटम दूसरे एटम्स के साथ जुड़ता क्यों? ऑल द एटम टेंड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स, जितने भी एटम्स होते हैं सभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। मतलब इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो किसी तरह से वो कोशिश करेंगे कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। या डुप्लेट, इनके आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को करने की कोशिश करेंगे, मतलब डुप्लेट को करने की कोशिश करेंगे और ये इनर्ट हो जाने की कोशिश करेंगे। व्हेन एटम्स कंबाइन दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड डुप्लेट्स बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। जब एक एटम्स दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो या तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं या डुप्लेट कंप्लीट करते हैं किसी एक मेथड्स के द्वारा। फर्स्ट वन, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स फॉर्म बॉन्ड। जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है और क्या बन रहा है एक बॉन्ड बन रहा है, तो उस बॉन्ड को क्या कहेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड,
दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सेकंड, कोवेलेंट बॉन्ड, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो उसके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होगा उस पर इक्वली क्या होगा, दोनों का हक होगा। जो दोनों एटम्स है उन दोनों का हक होगा। वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कॉमन होगा दोनों एटम्स के बीच में। तो इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्म होगा इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम्स के दो पार्ट होते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। जो आउटर पार्ट होता है, ये वाला जो न्यूक्लियस के बाहर का होता है, इस पार्ट को क्या कहेंगे, आउटर पार्ट। जो आउटर पार्ट होते हैं इसके अंदर सर्कुलर शेल बने होते हैं, जैसे एक शेल ये, दूसरा शेल ये, तीसरा शेल ये और चौथा शेल ये। तो इनको डिनोट करेंगे अल्फ़ाबेटिकल KLMN। जो के वाला है इसको आउटर मोस्ट शेल कहेंगे। आउटर मोस्ट जो शेल होता है इसको वैलेंसी शेल कहते हैं। और जब एक एटम्स दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है वो कौन से शेल में से करेगा, वैलेंसी शेल में। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ये देते हैं लेते हैं, तो वो उनकी वैलेंसी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन है लुईस सिंबल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ओनली द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल आर इन्वॉल्व, जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन के जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं, इनर शेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यही इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। G.N. Lewis introduced a simple method of representing the valence electron by the dot और small crosses। जो लुईस नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक सिंपल मेथड के द्वारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको डिनोट किया था या तो डॉट के द्वारा या स्मॉल क्रॉस के द्वारा। जो सिंबल होते हैं उसके चारों तरफ या तो आप डॉट लगा दो, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रॉस लगा दो। तो दिस सिंबल नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल या लेविस सिंबल। तो इसी सिंबल को इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल या लेविस सिंबल कहते हैं। यू कैन सी इन दिस टेबल इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। फर्स्ट वन देखेंगे हाइड्रोजन, सिंबल किसका, H। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 1। और इसमें जो शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो H के साथ आप डॉट लगा दो या क्रॉस लगा दो। उसी तरह आप कार्बन देखेंगे, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। मतलब एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बना है इसका, 2 और 4। ये इनर मोस्ट शेल है और ये आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इसको कंप्लीट का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 4। तो ये वैलेंस शेल है तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ले सकता है। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन, सी के चारों तरफ 4 डॉट बना दो, सी के चारों तरफ आप क्या बना दो, 4 क्रॉस बना दो। तो ये क्या होंगे, डॉट या क्रॉस क्या होंगे, लेविस सिंबल होंगे। Ionic bond and electrovalence, a chemical bond formed between two atoms by the complete transfer of electron from one atom to another as to complete their octet and hence acquired to stable nearest the noble gas configuration। तो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड कहते हैं। अब एक एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और दूसरे एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो जिसके पास ज़्यादा है वो अपने इलेक्ट्रॉन कुछ जो ज़्यादा है वो दूसरे एटम्स को दे देगा, जिससे वो दूसरा जो एटम्स होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के समान हो जाता है और दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे।
फॉर्मेशन ऑफ NaCl, जो NaCl के अंदर जो सोडियम होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर कितना है 11, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा 281। 281 इनर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, उसके बाहर के शेल में 8, और सबसे बाहर में कितने 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका सोडियम का। तो ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकालेगा। अब इसके जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, मतलब ये स्टेबल हो गया। अब जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला है वो किसको देगा, ये क्लोरीन को देगा। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका 287। इनर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, उसके बाहर वाले में 8 है और सबसे बाहर वाले में 7। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिलेगा, इसको जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो कहाँ से मिला सोडियम से। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ गया तो 7 में एक इलेक्ट्रॉन मिला तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो किसने दिया सोडियम ने, और लिया किसने क्लोरीन ने। ठीक है, तो सोडियम ने जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये मेटल से। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, ये क्या है नॉन मेटल से। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों रिएक्ट कर लिए। अब इस तरह से सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे दिया क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ कितने क्रॉस है 1 2 3 4 5 6 7, और एक यहाँ से आ गया तो कितने हो गए 8 हो गए। इसके पास ऑलरेडी थे। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना इस बॉन्ड को क्या कहेंगे आयनिक बॉन्ड कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 282। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है। तो इसको स्टेबल होने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेंगे निकालना पड़ेंगे। जब जाके ये स्टेबल हो जाएगा तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो देगा किसको क्लोरीन को देगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 है। तो कितने क्लोरीन को देगा ये 2 क्लोरीन को देगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसके। तो यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, तो इसको यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है एक की। तो एक अगर इसने ले लिया तो कितना होगा 288। अब एक इलेक्ट्रॉन और है तो ये एक और क्लोरीन को देगा, तो 2 क्लोरीन को देगा। यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसने ऊपर वाले क्लोरीन को दिए एक इसने नीचे वाले को दिए। तो यहाँ पर क्रॉस कितने थे 1 2 3 4 5 6 7, और एक यहाँ से मिला तो कितने हो गए 8। तो इसी तरह नीचे हुआ, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड। फिजिकल स्टेट, मोस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अधिकतर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। जैसे आपने टेबल सॉल्ट नमक देखा वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में, ये भी आयनिक कंपाउंड है। They are relatively hard because of strong electrostatic force of attraction between opposite charge ion। जैसे आप सिंपल नमक की बात करें, सिंपल सॉल्ट जो NaCl है, तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज होगा प्लस चार्ज होगा, और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो कि कैसा होता है स्ट्रांग होता है। इसी कारण कैसे होते हैं ये हार्ड होते हैं। दे आर ब्रिटल, लेकिन हार्ड होने के साथ इनको पीटा जाएगा तो ये आसानी से टुकड़े टुकड़े में टूट जाते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट वन सॉल्युबिलिटी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे नमक को पानी में घोलते पूरी तरह से घुल जाता है, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एल्कोहल ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। पानी में तो ये आसानी से घुल जाता है, पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इनऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं जैसे एल्कोहल के अंदर घोलो, बेंजीन के अंदर, ईथर और क्लोरोफॉर्म के अंदर घोलोगे तो ये डिजॉल्व नहीं होते। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब इनको मेल्ट किया जाएगा तो ये आसानी से मेल्ट नहीं होंगे, और जब इनको बॉयल किया जाएगा तो आसानी से बॉयल नहीं होंगे। इनको ज़्यादा एनर्जी की हीट की रिक्वायरमेंट होगी। This is because in the ionic compound oppositely charged and held together by the strong electrostatic force of attraction। क्योंकि जो
आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके अंदर दो आयंस होते हैं, एक पॉजिटिवली आयन होता है और दूसरा नेगेटिव आयन होता है। उन दोनों आयंस के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। और इस फोर्स को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा हीट या एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा हीट या एनर्जी देंगे उतनी ज़्यादा हीट या एनर्जी पर ये तो मेल्ट होंगे और बॉयल होंगे। इसी कारण जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है नहीं, ये देखते हैं। इन सॉलिड स्टेट, जैसे सूखा नमक, उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि वो किस फॉर्म में है, NaCl के फॉर्म में है। लेकिन जब नमक को पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं तो नमक का क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है Na+ और Cl नेगेटिव आयंस में, और उनके बीच में एक पैसेज बन जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है जब इनका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है, मतलब जब इनको पानी में डिज़ोल्व किया जाता है जिससे आयोनाइज हो जाते हैं, आयंस में डिवाइड हो जाते हैं। जब इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। occurrence of metals, the earth crust is the major source of metals। जो पृथ्वी है उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स हैं। सी वाटर आल्सो कंटेन्स सम सॉल्यूबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। जो समुद्र का पानी है उसके अंदर भी बहुत सारे सॉल्ट हैं, जैसे नमक हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड है। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, ऐसे कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट जमीन के अंदर पाए जाते हैं उनको मिनरल्स कहते हैं। At some places, mineral contain a very high percentage of particular metals। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत अधिक क्वांटिटी में, परसेंटेज में क्या होती है, मेटल्स होती है। एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और उनसे मेटल को बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे मिनरल्स को ओर्स कहते हैं। तो जिस मिनरल से क्या मिलेगी, आपको बहुत अधिक क्वांटिटी में मेटल्स मिलेगी, उनको ओर्स कहेंगे। गैंग और मैट्रिक्स, द एलिमेंट्री स्टेट और द कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ विच मेटल्स ऑकर इन नेचर आर कॉल्ड मिनरल्स। ऐसे कंपाउंड जो कि एलिमेंट्री स्टेट में पाए जाते हैं जिसके अंदर क्या होती है, मेटल्स होती है, उनको मिनरल्स कहते हैं। व्हेन दे आर माइंड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, जब इनको खदानों से निकाला जाता है तो ये क्या होते हैं, ऑलवेज कंटेमिनेटेड होते हैं। इनके अंदर मेटल्स के अंदर क्या होती है, दूसरी इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे सैंडी एंड रॉकी इम्प्योरिटीज़ होती है, रेत वगैरह, मिट्टी वगैरह इनसे जुड़ी होती है। These earthy, sandy and rocky impurity associated with the minerals are called gangue or matrix। मतलब जो खदानों से आप निकालते हैं वो उसको क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। और उस मिनरल्स के साथ क्या होगा, या तो रेत अटैच होगी या कि चट्टानें जुड़ी होगी। तो ऐसे मिनरल जिसमें सैंडी या रॉकी इम्प्योरिटीज होती है उस मिनरल्स को क्या कहेंगे, गैंग या मैट्रिक्स कहेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मेटल आर्ट्स, गेटिंग मेटल आउट ऑफ द ओर्स इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जो ओर्स हैं उनसे आपको क्या निकालना है, मेटल्स। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या मेटल आर्ट्स। द थ्री मेन स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मेटल्स। किसी भी मिनरल से या ओर्स से जो मेटल्स निकाली जाती है तो उसके 3 स्टेप्स होती है। पहला है एनरिचमेंट ऑफ द ओर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। जो ओर्स होते हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होते हैं, इनको पीसा जाता है। सेकेंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन ओर्स। अब इस कॉन्सेंट्रेशन ओर्स से आपको क्या मिलना है, मेटल्स निकालना है। उसके बाद जो मेटल आपको मिलेगी वो कैसी रहेगी,
इम्प्योर रहेगी उसको प्योर करना है, मतलब रिफाइनिंग करना है। तो सबसे पहले जो ओर्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े के रूप में होते हैं, उनको पीसा जाता है, फिर उनका कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है, उसके बाद इसका लीचिंग किया जाता है, रोस्टिंग किया जाता है, कैल्सिनेशन करते हैं, उसके बाद आपको मेटल मिलती है वो भी इम्प्योर। इसके बाद लास्ट में उसकी रिफाइनिंग करने के बाद जो आपको मेटल मिलेगी उसको प्योर मेटल कहेंगे। तो ये कौन सी प्रोसेस है, मेटलर्जी प्रोसेस है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। अगर एक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो नीचे की तरफ जो मेटल्स होती है उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। लो एक्टिविटी सीरीज आर वेरी इंटरएक्टिव। जो लो एक्टिविटी सीरीज होती है इन रिएक्टिविटी होती है। दिस ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय द हीटिंग अलोन। इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, इन इनको जब गर्म किया जाता है तो ये रिड्यूस हो जाते हैं मेटल्स में। मतलब जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर निकल जाएगी और जो ऑक्साइड है वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे केवल गर्म करने पर। एग्जाम्पल सिन्ने बार, HgS, ये मर्क्यूरी का सल्फाइड है, मतलब ओर से। तो इस सिन्ने बार को जब गर्म एयर के द्वारा गर्म किया जाता है तो सबसे पहले ही किस में कन्वर्ट होगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड में। उसके बाद ये मर्क्यूरी का ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा मर्क्यूरी में जब इसको और गर्म किया जाएगा। मतलब लो एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हैं उसके जो ऑक्साइड है केवल उनको गर्म करने से ये मेटल्स में रिड्यूस हो जाते हैं। You can see in this reaction the extraction of mercury from mercuric sulfide। तो यहाँ H2S है, HgS, और इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हिट दी जाती है, जिससे मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और SO2 बाहर निकल जाती है। अब जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है इसको वापस से क्या करेंगे, हीट देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, प्योर मर्क्यूरी मिल जाएगी और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। उसी तरह से कॉपर भी क्यूप्रिक सल्फाइड के फॉर्म में होती है। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और SO2 बाहर निकल गई। अब ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है इसको गर्म किया जाएगा किसके साथ, क्यूप्रस सल्फाइड के साथ, और तो क्या बन जाएगा, आपको कॉपर अलग हो जाएगा और SO2 अलग हो जाएगा। तो इस तरह से कॉपर यहाँ मिल गई और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, मर्क्यूरी मिल गया केवल गर्म करने से। एक्सेक्शन मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज है उसके बीच की जो मेटल है उनका एक्सेक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। इस सीरीज के अंदर आते हैं आयरन, जिंक, लेड और कॉपर, जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव है, ना तो ज़्यादा रिएक्ट करती ना ही कम रिएक्ट करती है, और ये हमेशा पाई जाती है नेचर में सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में। तो इसके लिए दो प्रोसेस यूज़ की जाएगी, एक रोस्टिंग होगी, दूसरी कैल्सिनेशन होगी। रोस्टिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो सल्फाइड होते हैं वो बहुत अधिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको गर्म किया जाता है, जिससे सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल ऑक्साइड में। अब जो कैल्सिनेशन है वो यूज़ की जाएगी कार्बोनेट्स के लिए। तो जो लिमिटेड एयर होती है, मतलब कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, जिससे ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो ऑक्साइड आपको मिले हैं उनको कन्वर्ट करना है आपको किस में, मेटल्स में। नाउ दिस ऑक्साइड रिड्यूस इनटू मेटल। अभी जो ऑक्साइड है इनको रिड्यूस करना है मेटल में बाय सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एज कार्बन। तो एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे कार्बन, मतलब कोयले के साथ इसको गर्म करने पर ये जो ऑक्साइड है ये मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। You can see in this reaction the roasting and calcination process। जैसे जिंक सल्फाइड, इसको हीट दी जाएगी तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दी जाएगी, तो अब यह सल्फाइड था ये कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में, मतलब ये कौन सी प्रोसेस होगी, रोस्टिंग।
तो यहाँ पर भी जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में। सेकेंड, कैल्सिनेशन प्रोसेस। अभी जो जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में है तो यह हीट दी जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन जो होगी लिमिटेड होगी, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, जिंक ऑक्साइड में। तो ये प्रोसेस क्या है, कैल्सिनेशन। जो रोस्टिंग की प्रोसेस करेंगे उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगी, और जो कैल्सिनेशन है उसमें ऑक्सीजन लिमिटेड होगी, और दोनों ही इक्वेशन में ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। अब जो ऑक्साइड है इसको सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ गर्म किया जाएगा, तो यह कोयला लिए कार्बन। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो मेटल जो होती है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाती है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर की तरफ जो मेटल्स होती है उसको एक्सट्रैक्ट या सेपरेट आउट कैसे किया जाता है, ओर्स से। मेटल ऑफ दिस सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। जो टॉप के ऊपर जो मेटल्स होती है बहुत अधिक रिएक्टिव होती है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद द कार्बन। और ये इनके जो कंपाउंड होते हैं उसको केवल गर्म करने से, कार्बन के साथ गर्म करने से ही मेटल के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, हैव द मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। इनकी एफिनिटी किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ। तो जहाँ इनको ऑक्सीजन मिलती है तो तेजी के साथ उसके साथ रिएक्ट कर लेती है। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और इन मेटल्स को प्राप्त करने के लिए आप उसका रिडक्शन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस बाय देयर मोल्टेन क्लोराइड। जो सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है इनको कैसे प्राप्त करेंगे, इनके जो पिघले हुए क्लोराइड है उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करने से आपको सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम मेटल मिलेगी। द मेटल डिपॉजिटेड कैथोड। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो जो कैथोड होती है उसके ऊपर मेटल डिपॉजिट होती चली जाती है। प्योर जो मेटल होती है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, वेयर इज क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड। और एनोड के ऊपर क्लोरीन क्या होती है, लिबरेटेड हो जाती है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स की रिफाइनिंग या शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। द मेटल प्रोड्यूस बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर। ऊपर जितने भी प्रोसेस बताई उसके द्वारा जो मेटल्स मिलती वो पूरी तरह से प्योर नहीं होती है, उसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। उन इम्प्योरिटी को बाहर रिमूव करना होता है, उसके बाद जो मेटल्स मिलती है उसको प्योर मेटल्स कहते हैं। तो जो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ होती है उसको प्योर करने के लिए उस इम्प्योर मेटल्स को रिफाइन किया जाता है, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। और ये रिफाइनिंग जो होती है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होती है। Next one, electrolytic refining. Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, etc. बहुत सारे मेटल्स होती हैं जिनको रिफाइनिंग जो की जाती है, शुद्धिकरण जो किया जाता है वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा। इस प्रोसेस के अंदर एनोड तथा कैथोड बनाए जाते हैं। जो इम्प्योर मेटल्स होती है उससे एनोड बनता है एंड थीन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, और एक पतली जो छड़ होती है प्योर मेटल की उससे कैथोड बनता है। मतलब सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है और दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है दूसरा एनोड होता है। जो कैथोड होता है प्योर मेटल का होता है, पतला सा होता है, और जो एनोड होता है इम्प्योर मेटल का होता है और मोटा होता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाता है किससे, सर्किट से और बैटरी से। जब बैटरी को ऑन करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होती है तो जो एनोड होता है इम्प्योर मेटल का वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है। और मेल्ट होने से जो प्योर मेटल्स होती है वो कैथोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाती है, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे टैंक में जमा हो जाती है। इस तरह से जो कैथोड जो पतली स्ट्रिप के फॉर्म में था, एक पतली छड़ के रूप में था, उसके ऊपर लगातार
प्योर मेटल डिपॉजिट होती जाती है, जिससे वो जो कैथोड है वो धीरे धीरे कैसा होने लगता है, थिक होने लगता है। जो एनोड है धीरे धीरे कैसा होने लगता है, थिन होने लगता है। जो एनोड के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो डिपॉजिट हो जाती है टैंक के बेस में, जिसको एनोड मड कहते हैं। और मेटल जो होती है वो प्योर हो जाती है, जो कि कैथोड पर आपको प्योर मेटल मिलेगी। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें आपने एक टैंक लिया है, टैंक के अंदर आपने एक लिक्विड लिया है जिसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अंदर आपने दो रॉड लिए, ये इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड है दूसरा कैथोड है। एनोड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। एनोड जो होता है वो किसका बनता है, इम्प्योर जो मेटल होती है उसका। और जो कैथोड है वो किसका बनेगा, प्योर मेटल का। दोनों इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ दिया गया है, बैटरी से। और जब बैटरी को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट किस में होगा, इनमें पास होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो एनोड के अंदर जो इम्प्योर मेटल है वो क्या होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी। और मेल्ट होने से क्या होगा कि इसके अंदर जो मेटल निकलेगी वो किसके ऊपर डिपॉजिट होती चली जाएगी, इस कैथोड के ऊपर। और जो इम्प्योरिटी वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, नीचे की तरफ, जिसको एनोड मड कहेंगे। तो धीरे धीरे ये क्या होगी, एनोड पिघलती जाएगी और एनोड के अंदर जितनी भी मेटल है वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, कैथोड के ऊपर। तो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगी तो लास्ट में कैथोड कैसा हो जाएगा, बहुत थिकर हो जाएगा। और एनोड कैसा हो जाएगा, एकदम मेल्ट हो जाएगा। और इम्प्योरिटी कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो इस पूरी प्रोसेस में किसके द्वारा परफॉर्म हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो रही है। इसलिए इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं।